बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और फसलें खड़ी हुई तबाह हो रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो चावल की 9,71,000 एकड़, जबकि कपास की 1,11,000, मकई की 1,86,000, गन्ने की 2 लाख एकड़ और चारा 4,05,000 एकड़, जबकि सब्जियां 1,15,000 एकड़ पर जो है वो इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। गोया एक बड़ा नुकसान हुआ है ज़री मईशत को। अब देखना यह है कि इस क्राइसिस से हम कैसे निकल पाएंगे। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब भी जनूबी पंजाब के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। लोग कई अपने बेघर हो चुके हैं और कई लोग इस वक्त जिनको निकालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिंध की सूरत हाल भी, दरियाओं से पानी बाहर आ रहा है, कच्चे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सिंध हुकूमत के इकदाम क्या होंगे ताकि इस जो है सैलाब से निपटने के लिए और लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसे इकदाम, ठोस इकदाम की ज़रूरत है ताकि जो तबाही पंजाब के अंदर हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई, उससे सिंध के अवाम को भी बचाया जा सके। क्या ये सैलाब मुल्क की मैशत के लिए अब नुकसानदेह साबित होगा? बहाली का काम कैसे हो पाएगा? बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने ताख़ीर कर दी है। गैर मुल्की इमदाद की हमें ज़रूरत है ताकि लोगों की बहाली का काम किया जा सके। एक बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बहाली के लिए भी बड़ी जो है वो इमदाद भी दरकार है और बड़े फंड्स भी दरकार हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है जनूबी पंजाब के अंदर, उसका भी जायज़ा लेंगे। सिंध में सैलाब किस किस एरिए में इस वक्त तबाही मचा रहा है, उसका भी जायज़ा लेंगे। सिंध हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है, उस पर भी आज के प्रोग्राम की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की। क्या सैलाबी सूरत हाल के वक्त इस वक्त जो कहा जा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है, बल्कि सैलाब से आवाम को बचाने के लिए और उनकी मुश्किलात कम करने के लिए तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा। इस तरफ मामला जाते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान जनाब अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राजा कमरुल इस्लाम साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। सादिया जवेद साहबा तर्जमान हुकूमत सिंध, वो भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जलालपुर पीरवाला में, जहाँ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मदनी मौजूद है, ताकि लेटेस्ट सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँ। उसके बाद हम इस पर फिर इसका जायज़ा भी लेंगे और देखेंगे कि क्या हालात जो है वो इस वक्त हुकूमत के कंट्रोल में। गैर सरकारी तंजीमें अपने अपने तौर पे, लोग जो मकामी लोग हैं वो भी लोगों की बहाली के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, इमदाद देने के लिए अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद मदनी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल बड़ी जो है वो बयान की जा रही है, तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या लेटेस्ट हालात है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जलालपुर पीरवाला की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। लोग अभी भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं, अभी भी रेस्क्यू के इंतजार में हैं कि लोगों को जो है रेस्क्यू करके किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। अगर मैं ताज़ा तरीन बात जो आज की है वो बताऊं कि एक बंद है नुराजे भुट्टे वाला बंद, जो दरिया सतलुज के पानी को कंट्रोल करने के लिए मकामी लोगों ने जिम्मेदार बंद बनाया था, आज वो टूट चुका है, जिससे मजीद 8 से 10 मवाजात जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। और शहर से जो लोधरा का और इसी तरीके से बाकी जो शहर हैं उनसे जो जमीनी राब्ता है वो बिल्कुल कट चुका है, खत्म हो चुका है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 95 मवाजात जो हैं वो जलालपुर पीरवाला के ज़ेर आब आ चुके हैं, जहां तकरीबन 15 से 20 फुट पानी की खड़ाई है, पानी अभी तक खड़ा है। 114 मवाजात में से 95 मौजे जलालपुर पीरवाला के खत्म हो चुके हैं और 8 से 10 मवाजात आज जो बंद टूटा है उससे मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमती इक़दाम क्या है मोहम्मद मदनी वहाँ पे? मलिक साहब, अगर मैं हुकूमती इकदामात की बात करूं तो यहाँ ना होने के बराबर है। 4-5 पॉइंट हुकूमत की तरफ से खेमे लगाकर बनाए गए हैं, उसके अंदर लोग भर चुके हैं। अब जो नए लोग रेस्क्यू हो के आ रहे हैं उनके ना तो बैठने के लिए कोई जगह है, ना उनको सर छुपाने के लिए कोई जगह है। रोडों के किनारों के ऊपर अपना सामान रख के बैठे हैं बच्चों के साथ, ना वॉशरूम की सहूलत उनके पास मौजूद है, ना पानी की सहूलत उनके पास मौजूद। और इसी तरीके से जो
लोग पीछे फंसे हुए हैं, पॉइंट बनाए गए हैं कश्तियों के, कश्तियों वाली जगह पर लोगों का इतना रश लगा हुआ है, चीखें लगा रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज वकारे फंसे हुए हैं, उनको जाके ले आए। क्योंकि वहाँ पानी के अंदर ना तो नेटवर्क की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, और ना ही उनके पास साफ पानी पीने के लिए है। ठीक है, मदनी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये सूरत हाल जलालपुर पीर वाला किया है, दीगर अजला में बाद जगहों पे लोगों की शिकायत हैं कि जो इकदाम किए जा रहे हैं नाकाफ़ी हैं। लोग रेस्क्यू अगर होते हैं तो शामियानों में उन्हें ला के बिठाया जाता है, वहाँ पे उनके लिए पानी, उनके लिए वाशरूम, दीगर सहूलियात वो नाकाफ़ी हैं। हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जाते हैं जी कि काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन लोगों की शिकायत तो अपनी जगह पर मौजूद है जी। ये सब बहुत बड़ा एक अलमिया है, और जितना यानी माजी के हमारा 2010 का सैलाब था, फिर 2014 में जो पंजाब में सैलाब आया, फिर 22, हर एक से ये कई गुना ज्यादा बड़ी ये एक ट्रेजेडी है, कैटास्ट्रॉफी है, और इसके लिए हुकूमत ने जाहिर है भरपूर तरीके से किया। लेकिन मसला सिर्फ इंसानी जानों का नहीं है, साथ हैवानात भी हैं, माल मवेशी भी हैं, और ये चूंकि कीपिंग इन व्यू साइज ऑफ, देखिए ना, इस वक्त कोई 50 लाख के लगभग जो लोग हैं, 48 लाख से ऊपर वो डिस्प्लेस्ड है। अब 48 लाख लोगों के 50 लाख की आबादी के शायद दुनिया के 70 से ज्यादा ममालिक है, तो इतनी बड़ी आबादी को सेटल करना, उसमें कहीं ना कहीं मसाइल आ जाते हैं, रास्ते भी बहुत सी जगहों पे बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद अब जाहिर है जब रेस्क्यू होगा तो शामियाने, टेंट्स हैं, दुनिया भर में यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है। पक्की बिल्डिंग्स तो जितनी भी थी वो नाकाबिले इस्तेमाल होगी इन इलाकों में, खुसूसन अलीपुर के मामलात आप देख लें, जलालपुर पीरवाला के कुछ तहसीलों में मामलात ज्यादा गंभीर है। लेकिन कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम, इसमें तमाम मशीनरी, इंतजामी मशीनरी बाहर है। ये डिपेंड जरूर करता है कि किसी जगह हो सकता है किसी ने कोई थोड़ी बहुत कमजोरी किसी लेवल पे, निचले लेवल पे दिखा भी दी हो, लेकिन रिसोर्सेज के हवाले से देखें कि इतने लोगों के खुराक का बंदोबस्त करना, इतने लोगों को प्लेस करना मसला बहुत बड़ा है, और हुकूमत का पूरी तरह ये अज़्म है। चीफ मिनिस्टर जो है वो लगातार ऑन आवर हील्स हैं, लगातार वो हर जगह पे जाती है, और इससे एक जो अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पैदा होता है, वरना शायद वो ना हो तो फिर कई दफा किसी जगह गफलत भी हो जाए। और इनडिटरमिनेड उनके विजिट्स होते हैं, वो जहां जहां जा रही हैं, हम जहां जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्तों से बात हो रही है तो उनके जहन में एक तो कंसर्न ये वाला होता है, पब्लिक वाला, और साथ ये भी होता है कि हमें किसी भी जगह पे भी पूछा जा सकता है। और कल परसों भी उन्होंने कहीं एक स्पीच पे सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि सब अच्छा की रिपोर्ट में इंतजामिया की नहीं सुनूंगी मैं जब तक आप लोग नहीं कहेंगे सब अच्छा। तो ऑब्वियसली सब अच्छा नहीं है जी, लेकिन बहरहाल गिवन सर्कमस्टांसिस में स्कूल्स भी चला दिए गए, खुराक का भी बंदोबस्त किया जा रहा है तलबसा लोगों तक। अब घर का जो चीजें थी, जिस तरीके से उन लोगों पर एकदम मुसीबत आई और इतने बड़े पैमाने पे, वो शायद उस हद तक मुमकिन ना हो, लेकिन भरपूर का कोशिश हो रही। ठीक हो गया। अजहर सदीक साहब, एक बड़ा सानिया है, एक बड़ा सैलाब जो है, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है जिसमें हुकूमत भी, अवाम भी, सब लोग उसमें जो है वो उससे मुतासर हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि सियासत इस मौजू पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अगर तनकीद करेंगे तो सैलाब के मुतासिरीन की मदद नहीं हो सकेगी। हाँ, तनकीद वहाँ हो जहाँ कोई हुकूमत की कोताही है, लेकिन ऐसे इश्यूज़ के ऊपर सियासतबाजी होनी नहीं चाहिए। मुराद शाह साहब का एक बयान मेरे सामने है कि इस वक्त वो लोग सारे बाहर निकल आए हैं, बयानात देना शुरू हो गए हैं। मैं कहता हूँ वो बाज रहें, लोगों की बहाली के लिए तावन करें। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। ये ऐसा मामला है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे गुज़श्ता 20 साल हो गए हैं इस मामले में बड़ा सीरियसली काम करते हुए। मैं जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से, डैमों के हवाले से, अपना नहरी पानी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मेरी बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट की पिटीशन है। मैं ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ये वो लोग जो सियासी जमातें इक़्तिदार में आई हैं, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई होती तो ये मामला कभी ना होते। मैं मिसाल के तौर पर टेक अप द एग्जांपल ऑफ रूडा ले लें। अगर आप अब रूडा के ऊपर जो तय था, जिस तरह की चीज़ें तय थी, अगर आपने वो किया होता तो शायद लाहौर भी ना डूबता, जो सारी बातें सामने हैं। बाकी देखिए 3-4 मामला जो बड़े अहम है, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ। मैंने
जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, चारों गवर्नर्स, चारों वजीर आला को लिख दिया है। और मेरा एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, जो कि ये कहूं कि हुकूमत अपना बिल्कुल बरियो जमा, सवाल ही पैदा नहीं होता। 100 में से 10 से 15% काम किया, या ग्राउंड पे हमारे दोस्त अहबाब जो मौजूद हैं, मैं उनसे बातें कर रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। अभी आपने खुद सुन लिया है, अभी आपके रिपोर्टर ने बताया है, मैं नहीं बताया, जो मौके पे मौजूद है उन्होंने। यानी ये कोई टिकटॉक पे तस्वीरें लगाना बच्चों के गले, यानी खुदारा, यानी क्या साबित करना चाहते हैं आप? वो चंद बच्चों के गले में, तो गले से बैठकर शो करना का जनाब पता नहीं मैं क्या करना चाह रहे हैं आप? यहां बैठकर खुदारा ये बताएं क्या किया है, रोजाना का दादा शुमार दें आपने, कि आपने बैठकर इतने लोगों को रेस्क्यू किया, फला जगह खाने के सबूत दें। और वो आपने देख लिया कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, वो तस्वीरें उतर रही हैं। यानी उसका नुकसान ये हो गया है कि डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर वो भी सिर्फ टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं। यार ये क्या मजाक बना लिया आप लोगों ने? वैसे तो आप तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया यहां क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अगर इन चीजों को सामने रख कर देखना है, बात बड़ी वाज़ेह है, यहां सियासत की बात नहीं है। हम अपने तय जितना कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और इसमें मैं क्रेडिट देता हूं हमारी एनजीओस का, हमारी वो इदारों का कि जो ग्राउंड पे जाकर काम कर रहे हैं। उसमें कोई भी इदारा हो, वो मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता। मैं तो पिछले दिनों लंदन में था, यूके में था, वहाँ इमरान रियाज ने और वहाँ बहुत से हमारे सहाफ़ी हजरात ने वहाँ बैठकर एक बाकायदा एक अपना टेलीथॉन शुरू की है, और कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जा सके ग्राउंड के ऊपर। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप बैठकर अगर कंपैरिजन ही करना है तो कौम के सामने दिखाएं। अगर सोशल मीडिया पे देख रहा है तो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है या प्राइवेट लोग या एनजीओज वगैरह काम कर रही हैं। हमें बैठकर देखें, आज भी सबक सीखना। मैं 20 सालों से शो डाल रहा हूं। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का फैसला पढ़ लें कि जिसमें बाकायदा कमीशन बन के ये तय हुआ था किस तरह करना है, बिराज को कैसे कंट्रोल करना है, अगर बारिशें हो जाएं उसके बाद मामलात को कैसे देखना है, फिर नहरी पानी को कैसे कंट्रोल करना है, दरियाओं को कंट्रोल कैसे करना है, रेस्क्यू का काम कैसे करना है। आपने एनडीएमए बनाया, क्या किया एनडीएमए ने? वो मास हुए प्रेस रिलीज के अलावा ग्राउंड पे बताएं आप। ये एक टाइम आ गया है, अब तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। मैं इससे इत्तफाक करता हूं, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमें ना करें, लेकिन ये बैठकर तय करें, कोताहियां बताएं सारी। यानी ये ना कहें रेस्क्यू तो हो रहा है, जितना हो रहा है कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं कि प्राइवेट लोग और बाकी एनजीओ वगैरह ज्यादा काम कर रहे हैं हुकूमत की निस्बत, हुकूमत कोई भी हो। यानी मैं इसमें खैबर पख्तूनख्वा या बाकी में किसी में नहीं आना चाहता, लेकिन जितना काम ये कर रहे हैं इदारे, ये काबिल तहसीन है। और वो याद रखिएगा, पिछले दिनों आपको याद होगा, मैं नहीं कह रहा था, आप हुकूमत के वज़रा ने कहा कि वो जो पैसा आया था लास्ट टाइम फ्लड का, वो रिहेबिलिटेशन के लिए या पॉलिसी प्लानिंग के लिए, वो कहाँ गया? आपने खर्च ही नहीं किया। आप तो यही समझ नहीं पा सके कि ऐसे हालात अगर हों, अगर आपने निपटना इनसे, तो इसके अलावा पॉलिसी क्या है? लॉन्ग टर्म पॉलिसी बता दें, कोई है आपकी पॉलिसी? सर सॉरी टू से कोई पॉलिसी नहीं है। तकरीबन बस यही है, आज का सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, माजरत के साथ। बिल्कुल ठीक है। सादिया जवेद साहबा, हुकूमत पे तनकीद तो होगी, जब हुकूमत जो है अवाम हुकूमत की तरफ देखेंगे, हुकूमत से वो मदद मांगेंगे, तनकीद भी होगी अगर कहीं कोताही होगी। मुराद अली शाह साहब का एक बयान जिसका मैंने अभी जिक्र किया था सदीक साहब से भी, वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ बाज रहें, ये जो बरसाती मेंढक निकल आए हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं और तनकीद हुकूमत को बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कहीं हुकूमत से कोई कोताही हुई है, सैलाब यकीनी बात है हुकूमत की वजह से तो नहीं आया, लेकिन सैलाब में मुतासरीन की मदद करना तो हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए और तनकीद भी बर्दाश्त करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हर दफा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक करते हैं उसमें ये बात कहते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह तो करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद या सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए तनकीद ना करें। देखिए, जो बात है कि सारी सियासी जमातों को मिल बैठकर, एक तो जो आबी रास्तों पे देखिए ना, हमारे हिसाब से तो सतलुज में कभी पानी नहीं आएगा, रावी में कभी पानी नहीं आएगा, और हाउसिंग स्कीम्स बनी है, इंक्रोचमेंट है। जो इस वक्त पंजाब, केपीके और अब वो पानी सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तो जो भी इन आबी रास्तों पर
इंक्रोचमेंट है, वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल बैठकर ये फैसला करना होगा कि ये खत्म करनी होगी। वरना आज क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और दुनिया में इन्वायरमेंटल चेंज आ रहा है, अगर आज हमने ये फैसला नहीं किया तो इससे बड़ा अलमिया अगली दफा जन्म लेगा। आज पंजाब में जितना बड़ा इलाका ज़ेरे आब है, आधी से ज्यादा मेरे ख्याल से पंजाब की पॉपुलेशन अंडर वाटर है। जो मेरे चेयरमैन साहब ने बात की वो बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने देर की है। हमें फॉरेन एजेंसीज को फॉरेन एड के लिए जो है वो दुनिया से अपील करनी चाहिए। देखें 2021 में 2022 में सिंध में बारिशों की वजह से सैलाब बरपा हुआ था और मेरा ख्याल से आप खुद आए भी थे, आपने टीवी प्रोग्राम किया था और लेफ्ट और राइट बैंक जो था वो सिंध का डूब गया था और गाड़ी चलाने की जगह नहीं थी। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटरनेशनल, आपको याद होगा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम जो वेदर रेजिलिएंट हाउसेस जो सिंध में उसी फ्लडिंग के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने प्लान किया और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हमें एज पॉलिटिकल पार्टीज चाहे हम हुकूमत में हैं या नहीं है, हमें इस पे मिल बैठकर सबको वो एक इंडिविजुअल, एक सूबाई हुकूमत जो इस वक्त पंजाब में है वो एक सूबाई हुकूमत या एक चीफ मिनिस्टर हल नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर चारों सूबों को, वफाक को मिलकर इस पे काम करना होगा। बिल्कुल ठीक है सर। जी साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं कि हुकूमत ने ताख़ीर क्यों की बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए। अगर बैनुल-अक़वामी इमदाद के बगैर हुकूमत खुद इस सारे मामले को संभाल सकती है तो कैसे संभाल सकती है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। राजा कमरुल इस्लाम साहब, ये हुकूमत के बारे में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए फौरी जाना चाहिए था, हमने ताख़ीर कर दी। दूसरा अज़हर सदीक साहब ने जो बात की कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें, जुडिशल कमीशन बने और कम अज़ कम इस बात को तय किया जाना चाहिए कि आबी गुज़रगाहों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर जो तजावज़ात हैं, दरियाओं की जो ख़ास तौर पर अगर गहराई की बात की जाए, वहाँ अंदर इतने इतने बड़े जो है वो ज़मीनें काश्त की जा रही हैं जिसकी वजह से ये तबाही आती है। हुकूमतें इस पर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? सैलाब आता है, हम इमदाद लेते हैं, लोगों की बहाली का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं कोई नया सानिया हो जाए। ये बिल्कुल एक बात तो तय है और ये हमेशा सैलाबों में तय होती है, इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा शिद्दत से उभर के सामने आई कि जो आबी गुज़रगाहें, इस पे स्ट्रक्चर्स बनाना, सिविल स्ट्रक्चर्स बनाना, चाहे वो डेरे हों, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज हों, चाहे वो घर हों या कमर्शियल हों, वो उसका हर हालत में सद्देबाब होना चाहिए। और कल्चर ये बन गया बदकिस्मती से कि जब ये टाइम आता है उस वक्त हम संजीदगी से सोचते हैं, बाद अदाम बहुत सी मसलतों का शिकार हो जाते हैं। मसलन आप शुरू करें अगर सवात, दरिया सवात से, सैफुल मलूक झील से शुरू करें दरिया कुनहार पे और तमाम दरियाओं पे, तो वहां पे आके आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये वाली बड़ी संगीन किस्म की जो है वो एक खिलाफवर्जी बिल्डिंग बाय लॉज की भी और जो नेचुरल स्ट्रीम्स के लॉज हैं उसकी खिलाफवर्जी होती है। इस बारे में तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस से अब आगे चलना पड़ेगा। बिलखुसूस जो हाउसिंग सोसाइटीज आसान शिकारगाह बनी रही और चूंकि उसमें जो मुनाफा है वो बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, तो इसलिए फिर उस मुनाफे का इस्तेमाल भी होता है उन फैसला साजों के हवाले से, जहाँ जहाँ कोई सरकारी अफसरान वो अदारे जो उनको रोकने के लिए होते हैं, वो भी दे ग्रीस दे पाम्स अपने मुट्ठी गर्म करके और वो लोगों की जान को खतरे में। राजा साहब जो एक और तवज्जो राजा साहब ने दिलाई है कि अगर आपके ब्यूरोक्रेसी के अफसरान वही सोशल मीडिया का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि अपनी प्रोजेक्शन करेंगे, ये सैलाब से पहले भी ऐसी सूरत हाल थी। अगर ब्यूरोक्रेसी इस काम पर लग जाए कि कोई चार्ज संभाल रहा है तो अपनी वीडियो बना रहा है, कोई ऑफिस से बाहर निकल रहा है तो अपनी वीडियोस बना रहा है, प्रोजेक्शन में लगे हुए अफसरान कारकर्दगी दिखा पाएंगे?
ये बदकिस्मती है हमारी, और इसका जो है वो अक्सर ये चीजें नजर आती हैं कि कोई पुलिस अफसर है, वो दरवाजा खोलने के लिए भी किसी के मुताज हैं, और वो बड़े फख्र से इस चीज को दिखा रहे हैं कि ये दरवाजा जो है वो टैक्स पेयर के पैसे से जो है वो खोला जा रहा है, और वो तबाह नाजुक जो है वो या दस्ते नाजुक वो नहीं खोल सकता खुद। इसी तरह इंतजामी अफसरान, उनकी शान और शौकत की वीडियोस बनाना, टिकटॉक बनाना, इवन पॉलिटिशियन साथ साथ 10-10, 20-20 गन मैन साथ चला के और उसके टिकटॉक बनाना। तो मेरा ख्याल है इसका जो इलाज है वो तो आगाही में है, और आवाम अगर उस पर नफरत का इजहार करेंगे, और वो आ रहा है वो वक्त, अब लोग उस पर बजाय इसके कि वो पहले जो मरूब होते थे, अब वो उस पर जो है वो नफरत का इजहार करते हैं, उसको वो रिपेल करते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली तभी खत्म होगा। लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी जरूर है कि सरकारी अफसरान का ये काम नहीं है कि वो इस किस्म के अपने ऐसे शान और शौकत वाले दफातर की नुमाइश करें, या इवन पॉलिटिशियंस जो मेरे कबीले से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी महंगी गाड़ियों से अवाम को जो है वो मरूब करने की कोशिश करें। तो ये सोशल मीडिया का बड़ा बदकिस्मती से मनफी इस्तेमाल है, जो शोशा में भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है, अवाम को मरूब करने में भी आ सकता है। तो इसको हर हाल में जो है वो रिपेल करना चाहिए और डिस्करेज करना चाहिए। और बिलखुसूस आपको ये खराज तहसीन है इस किस्म के मौजूआत को उठाकर, समाजी मौजूआत को, तो लोगों को तवज्जो इस तरफ मौसूल कराने के बाद ये मुमकिन होगा। हज़रत सदीक साहब, हम कौमी मसाइल का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं जी कि कंसेंसस होना चाहिए। अभी कुछ रोज़ पहले अली मीन गंडापुर साहब ने काराबाग डैम का जिक्र किया तो मुख्तलिफ आवाज़ें अंदर से उठने लगी। हमारे डैम्स का मसला हो हम सियासत की नज़र कर देते हैं, कौमी पॉलिसी बनानी हो हम सियासत की नज़र कर देते हैं, और अगर कोई कौमी इश्यूज़ हमारे सामने आ जाएं तो उस पर भी हम अपने अपने जो है वोटर्स को देख के पॉलिसी बनाने का सोचते हैं, सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो। ये तो फिर जिम्मेदारी सियासतदानों की है। मलिक साहब, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। आप पूरी दुनिया में देखें, जो दुनिया बहुत कामयाबी के मनाजिल तय करी हैं, यानी मैं बरतानिया का अगर दौरा था तो मैं आज भी आप चले जाएं वहाँ पर, यानी अब पहाड़ी इलाका है सारा, लेकिन उनका कमाल का नहरी और दरियाई निज़ाम है कि जब भी सड़कें नहीं थी वहाँ पर उन्होंने उस वक्त डेवलप कर ली। रेल का निज़ाम देखे ऐसा ज़बरदस्त सेट किया, फिर मोटरवे का जाल ऐसा फैलाया, कमाल है। वो सियासत की नज़र नहीं किया उन्होंने प्रोजेक्ट बेस उठाकर चीज़ें, यानी उन्होंने सोचा कि चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उनमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन ख़त्म की। और सबसे बड़ी बात जो है कि वहां म्यूनिसिपैलिटी का निज़ाम, पाकिस्तान की फेलियर का एक बड़ी वजह मैं बता दूं, यहां म्यूनिसिपैलिटी का निज़ाम गलत है। यहां लोकल यानी ये सारा जो आप बता रहे हैं, आप जाकर देखिए हर शहर में, हर टाउन के अंदर वो इतना आज़ाद है, सड़क उसने बनानी है, अपने मसाइल उसने देखने हैं। हमें यहाँ क्या है, एक MNA है, एक MP है, वो बैठ के इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे सेटल डाउन करेगा? पहले तो आपको बैठकर ये तय करना। और ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो वाकई जड़ है, यानी दूसरा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम जो है, वहाँ उन ममालिक में ब्यूरोक्रेटिक का निज़ाम नहीं है। यहाँ आपने आला शान गाड़ियाँ दे दी हैं, वो हम मरहूने मिन्नत है उसके, हमने जाना है शिकायत उसको करनी है। वहाँ का निज़ाम ऐसा नहीं है। आप जब तक बहुत बड़ा रिवैम्प नहीं करेंगे, और सबसे जो बड़ी बात है मलिक साहब, अब वहाँ जो है ना वोट लेना है ना, तो वोट उसी को डालते हैं जो काम करने वाला है। अब यहाँ तो हालात हमारे मुल्क में ये हो गए हैं कि जो वोट की वजह से तो मुंतखब होना नहीं है, आपको नहीं तो मुंतखब कोई और तरीके से हो जाना है। वो तो सारा कुछ ख्वाजा आसफ वगैरह सब ने बता दिया। फॉर्म 45-47 को एक तरफ रख दें। जब आप हकीकी तरह से लोगों को आएंगे, आप नीचे से आप वोट लेकर आएंगे, आपने 3-4 काम, आप तो इस बात के दाई बहुत हैं। अपना मुझे बताएं, तलबा तंजीमें कहाँ चलेगी आज? आज जो ग्रोथ होनी थी पॉलिटिशियन की, जो तरबियत होनी थी पॉलिटिशियन की, वो जो नर्सरी थी, नर्सरी खत्म कर दिया आपने जो एसोसिएशन थी, जो मुख्तलिफ तंजीमें हुआ करती थी, चाहे लेबर की है या बाकी की है, उन पे पाबंदियां लगा के आपने तो सोचा ही नहीं है ना। हम तो जोरे बाजू से चलना चाहते हैं इन सारे मसाइल को। इसको हल अगर करना चाहते हैं तो खुदारा सबसे पहला काम जो आपका है, लोकल गवर्नमेंट के स्टाइल के ऊपर आप आए, इन सब मसाइल का हल होगी। मैं वो बात कर रहा हूं साहब 20 सालों से। और सबसे आखिरी बात आपके सामने रख दूं, क्या आज तक कालाबाग डैम पे कंसेंसस बना सके हम?
यानी डैमों के ऊपर बैठकर खुदा रहा आज अगर डैम बनाए हो तो आधे से ज्यादा मसला पानी आपका सारे का सारा कहीं ना कहीं रिवर बेड में किसी जगह जाकर से आपके पास पॉलिसीज ऐसी नहीं है और इस पे कोई तैयार नहीं है। बैठे ना आज पार्लियामेंट, आप बिठाएं पार्लियामेंट को। और अब बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक बात की है, जो एक्यूज किया है मौजूदा हुकूमत को, बिल्कुल ठीक है एक्यूज किया है कि आप खामोश बैठे रहे हैं। आपको पहले पुकार नहीं करनी चाहिए थी, आप आराम से बैठे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, हमें देखी जाएगी यहाँ होता है या नहीं होता। लेकिन अगर आप उसी वक्त मामले को लेकर चलते तो ये मसाइल हल ना, ये मसाइल खराब ना होते। बिल्कुल ठीक है। सादिया जवेद साहब, एक वीडियो बड़ी वायरल है, मैं चाहूँगा उस पर आपका कमेंट भी आ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से आटे की कीमतों का पूछा गया तो उन्होंने आगे से बड़ा अपने स्टाइल में उसका जो जवाब दिया। क्या सियासी लीडरशिप को ऐसे सवालात को, या चुपते हुए सवालात भी हों, बेशक उनको नागवार गुजरें, उनको सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए? जी, वो मैंने वीडियो देखी है। बिल्कुल पता नहीं वो आटे के उस पे उन्होंने वो बात की, क्योंकि वो 3 जगह जो है वो मीडिया टॉक कर चुके थे ऑलरेडी। और आपको पता है सहाफ़ी हजरात की जो सवालात हैं वो ख़त्म नहीं होते, कितनी भी आप देर लगाएं। तो शायद उसकी वजह से उन्होंने नाराज़गी का या खपकी का वो किया। बाकी देखें, जहां तक अगर बात है कि महंगाई, तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई है, आटे का बहरान है। और अभी तो देखें ना, जो हमें फूड का क्राइसिस आएगा, क्योंकि पंजाब में जो इस वक्त चावल चला गया है, गंदुम कैसे लगेगी मुझे नहीं समझ, क्योंकि जब तक पानी उतरेगा नहीं जमीन पे किसान हल चलाएगा कैसे। जो वो पहले दिन से कह रहे थे, वो भी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में ऐलान किया। उन्होंने तो पहले दिन जब वो पंजाब उतरे थे, उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी का निफाज किया जाए फौरी तौर पर मुल्क में। देखें, हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन, लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि जी BISP प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आपको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम शायद पसंद ना हो, लेकिन आप मुझे बताएं मलिक साहब कि आपके पास सोशल प्रोटेक्शन का कौन सा प्रोग्राम मौजूद है इस पाकिस्तान में, उस प्रोग्राम के अलावा? तो जो आज उन्होंने इस बात पे फिर कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आपके पास सर्वे मौजूद है, आपके पास डेटा मौजूद है BISP का, उसके थ्रू ही पंजाब में लोगों की मदद और बहाली का अमल शुरू किया जाए। मैं बार बार ये बात आपसे कह रही हूँ। देखें, 2022 में, 2010 में हुकूमत सिंध ने सुपर फ्लडिंग का सामना किया था, और आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान कार्ड के नाम से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने फौरी तौर पर जो है वो इमदाद लोगों के घर भिजवाने का इंतजाम किया था। उस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं था, सर्वे नहीं था, लेकिन आज है हमारे पास। हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए और मिल बैठकर बात करनी चाहिए। अगर हम आपस में इसी तरह कि जी आपने ये नहीं किया और मैंने ये नहीं किया करते रहे, तो अगला सैलाब पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा अलमिया पैदा करेगा। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। राजा कमरुल सलाम साहब, मुख्तसर आपसे कमेंट चाहूँगा मैं, जो इजनास का क्राइसिस आएगा इस वक्त, सब्जियाँ जो है उसका क्राइसिस, महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत ने कुछ सवाले से प्लानिंग की है? अभी तो इस वक्त तो हम बिल्कुल उस फर्स्ट और बड़े डेलिकेट स्टेज में जिसका ताल्लुक रेस्क्यू से है, फिर इसके बाद बहाली का अमल शुरू होगा। और उसके साथ बिल्कुल आपने बजा तौर पर इसकी निशानदेही की, ये उसका आउटकम जो सबसे पहला होगा वो उसकी अजनास की किल्लत का, और जो मेरे इल्म के मुताबिक हमारी मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी की और इंडस्ट्रीज की, वो इस बारे में एनालिसिस भी कर रहे हैं और हिसाब किताब जोड़ रहे हैं कि कौन कौन सी अजनास हैं जो इस किल्लत की सूरत में हमें बर वक्त जो है शायद इंपोर्ट करनी पड़े, और कीमतों का तकाबुल करने के बाद और नुकसान का तखमीना लगाने के बाद, ज़ाहिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन
हुकूमत गाफिल नहीं है जी इस चीज से, और इसकी निशानदेही भी हो चुकी है और इस पे अमल भी, काम भी हो रहा है। अजहर सदीक साहब, आपसे फाइनल कमेंट कि क्या ये अजनास हम इंपोर्ट करके इस पे काबू पा लेंगे, फिर कीमतें कंट्रोल कैसे करेंगे? अच्छा देखिए मलिक साहब, ये भी मेरा सब्जेक्ट है। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की बिल्कुल नाली और नालायकी है। हम तो आज तक ये नहीं तय पाते। चीनी के इंपोर्ट का देख लें आप, आपके सामने है किस तरह आपने पहले एक्सपोर्ट की और बाद में आपका किल्लत पैदा की और हालत की, आपने फिर नहीं सीखा। इसमें तो बाकायदा आप तो हुकूमती लोग खुद कहते फिर रहे हैं नहीं सीखना। तो मैं चाइना में गया था तो मैंने बाकायदा चाइना में ये निज़ाम देखा, उनका कंप्यूटराइज निज़ाम है, उनकी कैलकुलेशन है। आप अंदाजा लगाएं भी, रेस्क्यू कर रहे हैं तो रेस्क्यू पूरा पंजाब तो नहीं कर रहा, पूरी ब्यूरोक्रेसी तो नहीं कर रही भाई, उनका काम है ये। आज ही बैठकर तय करना जरूरी है कि जनाब कमी या नहीं है, उस कमी के आने से पहले इलाज कर लें। ये ना हो कि लोग लूट मार में परेशानी में फंस जाएं। आपको अभी बैठकर ये तय करना है, और ये देर नहीं है अभी। अगर नहीं देर करेंगे तो कल क्या होगा? कल बेचारा सैलाब से मरा हुआ आदमी ये इनमें मर जाएगा, कहां से पैसे देगा वो बेचारा? फिर खुदकुशियां करने में मजबूर होगा। आज करें, आगे बढ़े और तय करें अभी। जी सादी साहबा। जी बिल्कुल। हम तो देखें, क्योंकि पहले जितना ये पानी का वॉल्यूम था और जब ये पंजाब की नहरों दरियाओं से चलना शुरू हुआ तो हमें भी था कि जी सुपर फ्लडिंग की तरफ सिंध चला जाएगा। लेकिन जो है पंजाब में क्योंकि पानी स्प्रेड हो गया, तो जो इस वक्त में गुड्डू की सिचुएशन है वो कोई 6 लाख के करीब है, जो कि लो सैलाब है। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो जाहिर सी बात है, आज मीटिंग मिनिस्टर ने कर ली है कि हम किसान को बेनजीर हारी कार्ड के थ्रू बीज और अजनास और फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड करना शुरू करेंगे कि जैसे ही पानी उतरे तो किसान जो है वो अपनी जमीन पे खेती बाड़ी बहाली का काम भी साथ में शुरू कर दिया जाए। सादिया जवेद साहबा, राजा कमरुल इस्लाम साहब, अजहर सदीक साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।